हाय माई सेल्फ साक्षी एंड आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा दैट विल बी द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स अ वन शॉट एंड I'll be completing the chapter as much as I can. So when you think about living or when you think about biology itself, so it's made up of a word which is bi, which means life. सो जब भी आप बायोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज़ कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है या फिर किस चीज़ को आप लाइफ कंसिडर करोगे। तो जैसे ही आपने ये सवाल पूछने की कोशिश की तो उस ये सवाल दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। वन इज़ द फिलोसफिकल क्वेश्चन which is what is the purpose of life or other theories around life or what it could have been कि जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो कोई मैजिकल चीज़ है उसके अंदर आत्मा या कुछ भी दैट मेक्स इट लिविंग एंड ऑल दैट. But perhaps we are scientists or we study science, so we can't deal with those questions. And our approach to this question is more technical one or a more scientific one कि जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है. कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कैसे करो. तो जैसे ही आपने ये सवाल पूछने की कोशिश की आप सबसे पहले यू विल लुक फॉर कैरेक्टर्स. You'll look for distinctive characters and you'll try to define life through characters. So for example कोई भी organism की अगर आप बात कर लो जैसे अगर ह्यूमन बींग की बात कर लो तो आप ह्यूमन बींग को व्हाट इज़ ह्यूमन बींग आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो ह्यूमन बींग हैव eyes, nose and sense organs and all those things. आप उस तरीके से आप उसकी बेसिकली आप कैरेक्टर्स को बताने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर्स अगर किसी चीज़ में होते किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो वो ह्यूमन बींग हो जाता है. सिमिलरली जब आप लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आप कैरेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करोगे जो लिविंग में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं. उसमें भी दो तरीके के कैरेक्टर्स हो सकते हैं. So the characters could be of two types. One could be defining ones एंड अदर गुड बी जस्ट कैरेक्टर्स कि जो कैरेक्टर्स तो है बट डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. जैसे इन केसेस में जैसे आपने अगर पहले पढ़ा हुआ चैप्टर आप सिर्फ वन शॉट रिवीजन के लिए देखने आ रहे हो तो आपको पहले से पता होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी तो जाती है बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ये ग्रोथ जैसे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखी जाती है या रिप्रोडक्शन हो भी सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं भी हो सकती है. तो दीज आर जस्ट कैरेक्टर्स and are important characters perhaps but they are not define they don't define life as such कि okay अगर ये हैं तो लिविंग कंसिडर ही किया जाएगा. सो उस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस इस तरीके के कैरेक्टर्स हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ की सबसे ज़्यादा बेहतरीन डेफिनेशन क्या हो सकती है. तो उसमें सबसे पहले है ग्रोथ. अब ग्रोथ मल्टीसेलुलर में भी हो सकती है यूनिसेलुलर में भी हो सकती है एंड प्लांट्स में एनिमल्स में. तो हम अभी ग्रोथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या मायने हैं ग्रोथ के. सो सबसे पहले है ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या होता है कि सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है. एक सीड है सीड जर्मिनेट करेगा अंडर द सॉइल एंड इट विल फॉर्म अ कंप्लीट ह्यूज ट्री. इस एक सीड से इतना बड़ा ट्री जो है बन गया. इसमें मास इतना इंक्रीज हो गया एक छोटा सा सीड और कंपेयर टू अ बिग प्लांट. तो ये जो सीड है ये प्लांट बनने तक पहुंचा कैसे. तो सेल डिविजन्स हुई रेपिडेटली सेल डिविजन्स हुई और उसकी वजह से इतना बड़ा प्लांट जो है बना. Plant growth, plants grow throughout their life. This is called indeterminate growth. Plants अपनी life में throughout their life they grow. Unlike human beings and many other organisms, they grow throughout their life. Basically, cell divisions होती रहती हैं and they keeps growing. आपको इतने हज़ारों
हज़ारों, आई एम नॉट श्योर द ऑफ द नंबर, मुझे पता नहीं एक्चुअली, बट वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि देयर आर प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा बहुत सालों पुराने होते हैं और मिलते हैं हमें। ओके, ग्रोथ अकर्स एट स्पेसिफिक रीजन्स कॉल्ड मेरिस्टेम, रूट टिप और शूट टिप। तो जैसे सीड है, ये जर्मिनेट किया तो इधर से प्लम्यूल एंड देन रेडिकल निकलती है, एंड इसकी टिप पे और शूट टिप पे और रूट टिप्स पे आपको इस पर्टिकुलर तरीके के सेल्स मिलते हैं जिसको हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स में, जो जहाँ पे रेपिटेडली सेल ग्रोथ होती है, सेल डिविजन्स होती हैं और वो ग्रो करता जाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज, वी डोंट ग्रो थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है, एक एज तक ही हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है और उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज नहीं हो पाती है। बट सेल डिविजन हालांकि होती रहती है। फॉर एग्जांपल, सेल डिविजन कंटिन्यूज इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो कहीं पे भी कोई इंजरी हो गई या कहीं पे भी कुछ हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए सेल्स डिवाइड करते हैं और उसको प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। स्किन की एग्जांपल ले लो, कंटिन्यूसली रिप्लेस होती जाती है, नए सेल्स बनते रहते हैं, ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ की सेल्स जो है वहाँ पे सेल डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो दोबारा से नहीं बनते हैं, बट अ लॉट ऑफ सेल्स जो है वो सेल डिवीजन शो करते हैं और वहाँ के सेल्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस हो जाते हैं। उसके बाद हम ये तो हो गया यूनिसेलुलर में। फिर उसके बाद ग्रोथ इन सॉरी, ये पीछे हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़ा कि मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है। अब ग्रोथ हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा ग्रो बाय सेल डिवीजन, इनमें भी सेल डिवीजन ही होती है। बट क्योंकि ये सिंगल सेल है तो जैसे ही ये ग्रो करने की कोशिश करेंगे डिवाइड कर जाएंगे दो में, एक सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। तो ये जो सेल डिवीजन है इसमें नंबर भी बढ़ जाएगा, मतलब इसमें जो ग्रोथ है वो मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे एंड दैट विल बी नोन एज ग्रोथ। अनलाइक हम साइज में मास में इंक्रीज होते हैं एंड नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। व्हेन वन सेल डिवाइडेड बिकम्स टू, पॉपुलेशन इंक्रीज, और सेल की जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब ग्रोथ जो है, जब मैंने बोला कि दो तरीके से होती है, twin characteristics of growth, that is increase in mass and increase in number। तो या तो एक ऑर्गेनिज्म छोटे साइज से बड़ा बन जाता है, इन केस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेल डिवीजन इतनी बार होती है कि मास डिवाइड हो जाता है, या फिर एक सेल जो है दो में डिवाइड कर जाएगा, दोनों ही अलग ऑर्गेनिज्म में काउंट हो जाते हैं तो नंबर इंक्रीज हो जाता है। दोनों को ही हम ग्रोथ मानते हैं। अब ग्रोथ वर्सेस एक्यूमुलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, जो ग्रोथ हालांकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखी जाती है, विल स्टडी, बट दोनों में तरीका अलग है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स मोर फ्रॉम इनसाइड और नॉन लिविंग में इट्स मोर फ्रॉम आउटसाइड, एक्यूमुलेशन जिसको बोल सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ अकर इन इंटरनल बाय इंटरनल सेल डिवीजन, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड इसके विपरीत, इसके उल्टा बिल्कुल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बट डिफरेंटली। जैसे माउंटेन्स, बॉल्डर्स एंड मॉन्स इंक्रीज इन साइज, उसके ऊपर ऊपर कैमुलेशन होती रहती है और मटेरियल ऊपर ऊपर जमता रहता है, एंड वो भी एक तरीके से ग्रोथ जो है, एक काइंड ऑफ ग्रोथ जो है शो करते हैं। वाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। जैसे अपने माउंटेन्स और की एग्जांपल लीजिए, अगर बाहर से भी ग्रोथ को कंसीडर कर रहे हो तो फिर तो वो नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। देन इट्स डेड ऑर्गेनिज्म डोंट ग्रो। एक बार कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो इन अंदर से ग्रो नहीं कर पाएगा, दैट इज ऑल्सो श्योर। लिविंग ग्रोथ इज इंटरनल एंड सेलुलर। सेल डिवीजन वाली ग्रोथ जो है उसको हम इंटरनल ग्रोथ जो है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, और नॉन लिविंग में इट्स मोर ऑफ एन अकम्युलेशन आउटसाइड। उसके बाद है जो दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। हम सबको पता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट हैव
फीचर्स सिमिलर टू पेरेंट्स। एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा या अपने से थोड़ा सा अलग जो है ऑर्गेनिज्म पैदा कर पा रहा है, एक उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहा है अपने जैसा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, दैट इज़ वन इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है दैट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, इसलिए वेरिएशंस हो पाती। दो तरीके का डीएनए जब आपस में मिलता है तो एक मिक्सचर ऑफ डीएनए काइंड ऑफ बन जाता है, जिससे वेरिएशंस आती हैं एंड देयरफॉर इट क्रिएट्स वेरिएशन इन द population, and variation is more preferred in nature. इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ नुकसान करने वाली या किसी तरीके से आ जाती है तो जो जैसे फॉर एग्जांपल एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पाई जाएगी। अब बाहर से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इनमें से जो इन 4 में से 3 उसको फेस नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास जेनेटिकली एडवांटेज नहीं था। एक तो सर्वाइव कर जाएगा ना। तो वो वेरिएशंस जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। इवन प्लांट्स में भी आप अगर देखोगे तो अगर देयर आर सेम प्लांट के सेम प्लांट पे जो फ्लावर्स होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन अवॉइड करते हैं एंड दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स रिसीव करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उससे इन टर्न वेरिएशन क्रिएट होगा एंड बेटर सर्वाइवल हो पाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है कि इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो जिस तरीके का पेरेंट्स था सेम तरीके का जो ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होता है, यानी कि उसमें जो डीएनए है वो बिल्कुल हूबहू कॉपी हो जाती है। तो उसकी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में जैसे दे रखी है उन्होंने। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में देखा जाता है, फंगस में देखा जाता है, बडिंग जो है यीस्ट में भी बड्स प्रोड्यूस होते हैं। यीस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई। फंजाई इज अ किंगडम, एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, जबकि यीस्ट इज एन मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल। हाइड्रा में बडिंग देखी जाती है, यीस्ट में बडिंग देखी जाती है। उसके बाद ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया फ्लैटवर्म में देखी जाती है विच इज़ एन एनिमल। फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन फंजाई में फ्रेगमेंटेशन भी देखी जाती है, फिलामेंटिस एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में भी फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है। अब इधर हम देख सकते हैं हमने हाइड्रा को दो जगह मेंशन किया है। Did I mention here? हाँ, फ्रेगमेंटेशन में भी हाइड्रा है एंड बडिंग में है, विच मीन्स दिस हाइड्रा में बड भी बन सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वे टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इन हाइड्रा विच इज़ बडिंग। एंड दूसरा तरीका हो सकता है कि फ्रेगमेंटेशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाए हाइड्रा की एंड उससे आपको हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म आपको बना के दे। ठीक है, उसके बाद ट्रू रिजनरेशन प्लानेरिया में देखा, ये प्लानेरिया है एंड देन उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो ये डिवाइड कर गया एंड हर पार्ट जो है दोबारा से रीजनरेट कर लेगा बाकी की बॉडी एंड उसमें बन जाएगा। देन वी हैव फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फंजाई में एक तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं एंड देन हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। फिलामेंटस एल्गी में, सम फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में भी देखा जाता है। इस स्पोर फॉर्मेशन अगेन फंजाई, दिस इज राइजोपस इज अ ब्रेड मोल्ड विच इज अ फंजाई एंड पेनिसिलियम। देन वी हैव बडिंग में यीस्ट एंड हाइड्रा हमने पढ़ लिया, ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया में एंड फ्रेगमेंटेशन सम फंजाई, फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइरोगायरा दिया यहाँ पे, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस और हाइड्रा में बडिंग के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी देखी जाती है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। When a bacteria grows, it grows bigger. When it's big enough, it divides into two. तो एक बैक्टीरिया यूनिसेलर की बात करिए, एक ही सेल है, तो वो जब वो सेल साइज में बड़ा होता होता जाएगा तो वो एक टाइम के बाद दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी वजह से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वेरी मच सेम थिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही इवेंट काउंट किए जाते हैं। अच्छा, वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इसका सीधा-सीधा आंसर है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो हमें पता है कि ज़िंदा हैं या जीवित हैं, उनमें रिप्रोडक्शन शायद नहीं देखने को मिलती। जैसे म्यूल है, इट्स अ हाइब्रिड हॉर्स और डंकी से बना हुआ। देन वी हैव स्टेराइल वर्कर बी, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। Infertile human couples in some cases, and they can't reproduce, but they are living. So it doesn't so reproduction is not a defining feature, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहे। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, ये फॉर श्योर है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स खुद से तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट लिविंग में भी एग्जांपल्स हैं कि वो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? सो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। दैट, और ये दो तरीके का हो सकता है, या तो एक चीज़ जो है वो बन रही है, यानी कि एक रिएक्शन में कोई कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट से, या फिर एक कंपाउंड टूट के जैसे ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है टू गेट एनर्जी, उसे हमें ताकि एटीपी हम लोग प्रोड्यूस करा पाए, तो उस तरीके से आ जाता है। तो आई कैन राइट देयर कुड बी टू टाइप्स, वन कुड बी एनाबॉलिज्म एंड वन कुड बी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज कि एक जो कंपाउंड है वो टूट के डिफरेंट में बंट रहा है एंड इससे एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म में है कि डिफरेंट साथ में जुड़ के एक कंपाउंड जो है वो बना पा रहे हैं एंड इट टेक्स अप एनर्जी। तो ये दो तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से बने हुए होते हैं। तो और ये केमिकल्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैनी केमिकल्स आर मेड, मैनी आर ब्रोकन डाउन, या फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मेटाबॉलिज्म विच इज़ ट्रू विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखी जाती, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस रूल में। नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स शो मेटाबॉलिज्म, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म। तो कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है जहाँ पे कोई इस तरीके की रिएक्शंस आपको खुद ब खुद होती हुई दिखेंगी। हम ये रिएक्शन हालांकि बाहर करवा सकते हैं। वी कैन परफॉर्म दीज रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो पहले ये बोला जाता था कि खुद से नहीं बनाए जा सकते, बट देयर वर सम साइंटिस्ट जिन्होंने यूरिया बना के बताया थी कि ये तो हमारी बॉडी में बनता है और हमने इसको अलग से भी प्रिपेयर करा दिया, अब बोलो नहीं बना सकते। तो हम रिएक्शंस तो करा सकते हैं ऐसी, बट और उन रिएक्शंस को हम लिविंग भी बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग बींग्स, दे आर लिविंग रिएक्शंस। इसलिए ऑल्सो इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखती है, तो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। बट मोर परफेक्ट जो एग्जाम्पल है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो सेल में ही ना, तो सेल इज द एक्चुअल डेफिनेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट वुड बी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। वी कैन परफॉर्म दिस रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग एंजाइम फ्रॉम सेल्स, जैसे इंसुलिन हम लोग बाहर बनवा लेते हैं आई थिंक, और भी बहुत सारी चीज़ें। द आइसोलेटेड रिएक्शन इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट्स अ लिविंग रिएक्शन, इट्स नॉट अ लिविंग बीइंग but not a living thing. Because metabolism can occur outside the cell, cellular organization of body becomes the true defining feature. True defining feature. हालांकि metabolism is also a defining feature of living organism. हम उसको भी अभी उसमें ही कंसिडर करते हैं, डिफाइनिंग फीचर में ही कंसिडर करते हैं कि हाँ ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
जो सबसे पास जो डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, दैट इज सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वायरस जो है वो इज राइट इन द मिडल। जो लिविंग एक तरफ लिविंग चीज़ें हैं, एक तरफ नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो वायरस उसकी बीच में आ जाता है। रीज़न क्योंकि वो प्रॉपर सेल भी नहीं है, एंड जब तक वो सेल के अंदर एंटर नहीं करता तब तक वो कुछ कोई रिएक्शन या कुछ भी शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो उसके बाहर रहता है, सेल के बाहर, तो वो इनर्ट है, वो उसका कोई काम नहीं है। जब वो सेल के अंदर अंदर एंटर कर जाता है तब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या सम केस फ़ायदा भी। तो अ, उस तरीके से वो लिविंग और नॉन लिविंग की एग्जैक्ट सेंटर में फॉल करता है। और वो लिविंग है या नॉन लिविंग, इस पे डिबेट की जा सकती है। अगेन देन वी हैव कॉन्शियसनेस। परहैप्स इसको हिंदी में आई थिंक चेतना बोलते हैं, अवेयरनेस। It's perhaps the most obvious and technically complicated feature of a living organism। कि जैसे अगर एक सड़क पे पत्थर पड़ा है, तो हम उसको, वो खुद से मूव नहीं करेगा या खुद से कुछ भी नहीं करेगा, वो पड़ा का पड़ा ही रहेगा जब तक एक्सटर्नली कुछ ना हो जाए। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। अगर कोई अमीबा है तो वो फूड की तरफ जाएगा ही जाएगा, उसमें रिएक्शंस होंगी ही होंगी, उसमें कुछ ना कुछ खुद से इंटरनली होता रहेगा। ठीक है, सराउंडिंग को लेके अवेयरनेस होना, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम कॉन्शियसनेस में कंसीडर करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, टच। जैसे प्लांट्स, अगर आप एक बीज को मिट्टी में डाल देते हो एंड उसको पानी वगैरह देते हो, तो उसकी जो व्हाट वी कॉल प्लिम्यूल, जो शूट है, वो ऊपर को अपने आप सनलाइट की तरफ भागती जाएगी और उसकी रूट्स जो है अपने आप पानी नीचे ढूंढ रही होंगी। मैं ड्रॉ करना चाहिए। तो ये जो रूट, अगर इधर पानी मिलेगा तो इधर को ट्रैवल कर जाएंगी, और अगर धूप इधर को मिलेगी तो ब्रांचेस जो हैं उस तरफ ज़्यादा जाएंगी, या जो भी नीड हो प्लांट की। सो दे प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट फैक्टर्स। बैक्टीरिया मूव टुवर्ड्स फूड सोर्सेस। वो किस तरीके से मूव करते हैं, वो कॉन्शियसनेस को पढ़ना ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लेक्स है, but they do respond to external stimuli and external things, and they are conscious। उसके बाद फोटो पीरियड, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से प्लांट जो है वो एक तरीके से कॉन्शियस है। द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इन द डे अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन। फोटो पीरियड इज बेसिकली कि कितने टाइम के लिए धूप या फिर छाँव, नॉट छाँव, दिन या रात रहेगी, उस वजह से उनमें रिप्रोडक्शन, उनकी रिप्रोडक्शन में इफेक्ट आता है। और प्लांट को इतना पता होना कि कब ये करना है, कब कब वो प्रॉपरली चीज़ें होंगी, उसको कैसे पता चलेगा कि लाइट है या नहीं है। तो दिस फिनोमेना ऑल्सो प्रूव्स दैट दे आर अवेयर ऑफ दिस सराउंडिंग एंड दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर वो प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सेल्फ कॉन्शियसनेस, आई थिंक चेतना जो वर्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेल्फ कॉन्शियस के लिए ज़्यादा बैठता है जब हम इसकी बात करते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। खुद के होने का एहसास होना, खुद के होने की अवेयरनेस होना, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है, और किसी ऑर्गेनिज्म में अभी तक नहीं देखी जाती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर, कि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखी जाती है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल स्टिमुलाई को किसी ना किसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हुए दिख जाते हैं। उसके बाद देर इज़ अ केस ऑफ ब्रेन डेड पेशेंट, जिसके बारे में आपको पता चला, कि जिसको समझने के बाद आपको समझ में आता है कि लिविंग को डिफाइन करना और भी मुश्किल हो जाता है सर्टेन केसेस में, जब एक ह्यूमन बीइंग इज सपोर्टेड एक्सटर्नली थ्रू मशीन्स एंड डिफरेंट थिंग्स, और खुद वो कॉन्शियस नहीं है जब तक बाहर से उसको सब प्रोवाइड नहीं किया जाता।
तो वो ब्रेन डेड पेशेंट का एग्जांपल हो जाता है। तो ये बताता है हमें कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ़रेंस करना इन सर्टेन केसेस में। Emergent properties. Properties that arise from interaction between components but are not present in individual components themselves. तो emergent properties का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल में नहीं है, बल्कि जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल साथ में आके मिलते हैं तो उससे एमर्ज होती है। जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो लिविंग नहीं है, बट उससे ऑर्गेनली बनती है, ऑर्गेनली से सेल बनते हैं, सेल बन गया एक बार तो वो लिविंग में आ जाएगा। फिर टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार हो जाता है। फिर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है एक प्रॉपर पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं, और एक डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करती है, एंड देन बायोस्फीयर। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स में नहीं थी, जब मॉलिक्यूल्स साथ में आके काम करना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनलीज में मिल गई। और जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनलीज के नाम लेवल पे नहीं थी, जब बहुत सारी ऑर्गेनलीज साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना शुरू कर गई तो सेल्स में मिलना शुरू हो गई। वो प्रॉपर्टी ऑर्गेनली की नहीं थी, मॉलिक्यूल्स की नहीं थी, बट इन सब इनके साथ आने से थी। फिर डिफरेंट डिफरेंट सेल साथ में काम करते हैं तो टिश्यू बनता है। जो प्रॉपर्टी सेल इंडिविजुअली सेल्स में नहीं है वो टिश्यू में है। देन ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा ऑर्गन से जब आपस में कोऑर्डिनेट करके साथ में काम करते हैं तभी रेस्पिरेशन या डाइजेशन या डिफरेंट चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, एंड देन प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फाइनल डेफिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर पाना। इवॉल्विंग एवोल्यूशन इज बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होना। एक एक तरीके का ह्यूमन बीइंग या प्लांट या ऑर्गेनिज्म, दूसरे तरीके का, तीसरे तरीके का, तो हर 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 जो ऑर्गेनिज्म है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, तो उसमें से कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उस वातावरण में प्रॉपरली फल फूल पाते हैं, एंड सम आर इनकेपेबल, तो वो छूट जाते हैं। इनकी सिलेक्शन हो जाती है एंड देन दे इवॉल्व, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। वेरिएशंस और उनमें से सिलेक्शन हो जाना, एंड देन दे आर बेसिकली इवॉल्विंग, यानी कि उसमें इवोल्यूशन होती रहती है। जैसे बंदर, फिर बंदर से इंसान बने। अगर और पीछे जाओगे तो हम एक टाइम पे मछली, और उससे पीछे जाओगे तो मे बी ए स्मॉल सेल, जिसे हम फाइनली जाके बने। तो इतना एवोल्यूशन हुआ, और ये एक दिन का काम नहीं, बहुत सालों सालों तक चला, एंड देन फाइनली हुआ। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर पाना, अपने आप को सर्वाइव करा पाना। इंटरैक्टिव सिस्टम, यानी कि आपस में इंटरैक्ट करना, लिविंग और नॉन लिविंग से भी इंटरैक्ट करना। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई बेसिकली कॉन्शियसनेस। और दिस इज द फाइनल डेफिनेशन. We are related to all other organism on the earth. We are indirectly distant cousins of close or distant cousins of every other organism that is present on the planet earth. Even bacteria. It's हम जब देखते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बने एंड ऑल दैट, बट अगर आप उससे पीछे जाते जाओगे तो मछली से लेके हर एक ऑर्गेनिज्म को आप काउंट कर सकते हो। वी शेयर कॉमन इंसेस्टर। तो कहीं एवोल्यूशन में पहला जब सेल बना होगा और वो इवॉल्व करके दो तरीके के सेल बने होंगे, ये सेल किसी और तरीके में कन्वर्ट होगी, ये सेल किसी और तरीके में कन्वर्ट होगी, उसमें एवोल्यूशन होती गई तो कुछ और बना। तो देयर माइट बी सम कॉमन इंसेस्टर एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल और वेरी स्टार्टिंग लेवल, जहाँ से हम सब आए। एवोल्यूशन इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जो आपको क्लास 12th के एवोल्यूशन चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि प्रॉपरली मॉलिक्यूल्स से, वो तो बिल्कुल ही एकदम स्टार्टिंग से मॉलिक्यूल से शुरू होती है, एंड देन फाइनली सेल, और फिर सेल में एवोल्यूशन होती है, एंड देन वी हाउ ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म, देन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरीके की लाइफ या ऑर्गेनिज्म। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनिज्म जो है
अर्थ पे प्रेजेंट होना। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज नॉन एंड डिस्क्राइब्ड। 17 से 18 लाख स्पीशीज जो हैं हम अब तक जान पाए हैं, और ये नंबर एक्चुअल में इससे ज़्यादा बड़ा होगा। अब अच्छा, ओके, स्पीशीज आर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल बींग प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आपस में मेल एंड फीमेल gametes can be formed, and then they can their offspring can further form new individuals and can reproduce. They are fertile. तो वो that's the definition of what species are. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करके नए नए फर्टाइल बींग्स को पैदा कर सके, उनको हम स्पीशीज बोलते हैं। अब एक एक स्पीशीज में अगेन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे, और सिर्फ स्पीशीज की बात करें तो 17 से 18 लाख अब तक मिली हैं। इससे ज़्यादा जो है बड़ा नंबर होगा, क्योंकि हमेशा खोजते रहते हैं हम लोग, और परहैप्स हमें हर स्पीशीज़ के बारे में इन द वर्ल्ड नहीं पता होता है। क्योंकि स्पीशीज़, अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि इतनी स्पीशीज़ है, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ का डिफरेंट नाम जो है दिया गया, उनको डिस्क्राइब किया है, उनके डिफरेंसेस पता किए गए हैं कि हाँ, सच्ची में वो डिफरेंट हैं एक दूसरे तरीके से, एंड इसीलिए 17 से 18 लाख जो है हमें मिल पाई। तो उनके कॉमन नेम्स तो हमें प्रॉब्लम करेंगे, तो हर एक स्पीशीज़ का नाम डिफरेंट होना चाहिए। वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कॉमन नेम्स में क्या होता है प्रॉब्लम, कि एक जगह से दूसरी जगह अलग हो सकता है। एक जगह पे सेम स्पीशीज़ को कुछ और बोला जाएगा, दूसरी लैंग्वेज में, या दूसरी जगह पे उसको कुछ और बोला जाएगा। एक ही कंट्री में, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज हैं, तो एक ही स्पीशीज़ है, एक ही फ्रूट, एक ही प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जा सकता है। सेम नेम कैन मेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट प्लेसेस। तो एक ही नाम होगा, बट एक प्लेस पे वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, दूसरे प्लेस पे वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, तो बहुत गुचड़ मुचड़ हो सकता है। ठीक है। डिफरेंट नेम्स कैन मीन द सेम ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट नेम से एक ही ऑर्गेनिज्म पे हम आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि नेमिंग के साथ जब हम इतनी सारी स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो इस सारे सिस्टम को हम लोगों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम हो, और वो वैरी ना करे। और इस नाम देने की प्रक्रिया को हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्टैंडर्डाइज नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड, हमें उसके बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए, एंड वी मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें पता होना चाहिए कि उसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, ताकि एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम दोबारा से ना हो पाए। तभी से इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज सिस्टम की बात करते हैं। अब इसके लिए दो तरीके के कोड मेंशन किए गए हैं, हालांकि डिफरेंट और भी होते हैं, बट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए दो कोड्स की बात होती है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, and then ICZN, International Code for Code of Zoological Nomenclature। तो ये जो हैं, ये बेसिकली डिसाइड करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका नॉमेनक्लेचर नाम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को दे पाते हैं। जब भी अगर आप एक नई स्पीशीज़ फाइंड करते हैं, तो आपको जाके उसका नाम देना पड़ता है। तो वो काम जो है इनके पास होता है। ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नाम हो। एंश्योर्स नेम हैवंट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना किया गया हो। अनेबल्स पीपल वर्ल्ड वाइड टू अराइव एट द सेम नेम। तो हर जगह से वो एक नाम लेके जाएं, तो हर तरीके के लोग उस ऑर्गेनिज्म की तरफ पहुँचे। और इसी नॉमेनक्लेचर का जो तरीका है, ये हमें दिया था कार्लस लिन्नेस, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, विच इज़ नॉन एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मतलब दो नाम देने का तरीका जो है, मतलब बेसिकली एक ही नाम, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं।
given by Carolus Linnaeus, and each organism get a name with two components. उसके दो components होते हैं, that's why it's binomial. फर्स्ट कंपोनेंट में जेनेरिक नेम होगा, दैट इज उसकी जीनस होगी, एंड सेकंड कंपोनेंट में उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इसमें मैंगीफेरा दैट इज मैंगो. मैंगीफेरा इंडिका जो है दैट इज नेम फॉर मैंगो, एंड पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ मैंगो जिसमें आपके पास मैंगीफेरा का मतलब है इट्स अ जेनेरिक नेम और जीनस, और ये है हमारे पास स्पीशीज. ठीक है. लास्ट में हमारे पास साइंटिस्ट का नाम होता है जो एब्रिविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. ये जनरली नेम्स आर जनरली इन लैटिन बिकॉज लैटिन जो है डेड लैंग्वेज है, इसमें और ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बिकॉज उस लैंग्वेज में बदलाव ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, तो वो सेम ही रहती है हमेशा. तो उससे लिए जाते हैं, उसमें चेंज कर दिए जाते हैं. लैटिन में भाषा में उसको चेंज कर दिया जाता है, इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है. इटैलिक्स बेसिकली जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो वो जो टेढ़ी सी भाषा जिसमें आप लिख सकते हो, दैट इज इटैलिक्स. नॉट लाइन नहीं होती वैसे, बट ऐसे इस तरीके से. और अगर हैंड रिटन हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ. ऑथर्स नेम लास्ट में लिखा जाता है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट विच मीन्स स्पीशीज, एंड ये एब्रिविएटेड होता है, मतलब शॉर्ट में लिखा जाएगा. ओके. अच्छा, ये जो पहला वर्ड है ये कैपिटल में होता है और ये शॉर्ट में होगा. That's the last thing. So we have genus, we have specific epithet, we have the author's name जिन्होंने ये species सबसे पहले define की होगी, एंड फर्स्ट या तो अंडरलाइन किया जाएगा, या अगर टाइपिंग में है तो उसको इटैलिक्स में चेंज कर दिया जाएगा. लैटिन भाषा से लिए जाते हैं ये नाम. पहला वर्ड जो जीनस का कैपिटल में, और स्पीशीज़ का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में. उसके बाद है क्लासिफिकेशन. नॉमेनक्लेचर मतलब उनको नाम देने की जो तरीका है. उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. तो हम जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा क्लासिफिकेशन को कैसे आप समझो, जैसे कि आपके बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको डिफरेंट उसमें डालते हो ना कि डिफरेंट पॉकेट में डालते हो. तो अगर पेन है तो एक पॉकेट में अलग से डाले हुए हैं, अगर बुक्स हैं तो अलग से हैं, नोटबुक्स हैं अलग से हैं, आपकी डायरी और टिफ़िन अलग से पड़ा होता है, बॉटल अलग से पड़ा होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी कैटेगरी है और उसको डिफरेंट प्लेस में जाके डाल दिया जाता है. क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसमें भी डिफरेंट तरीके की छोटे स्मॉल यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, तो बहुत सारे हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाला जाता है, और अलग अलग लेवल्स पे कैटेगरीज बनाई जाती हैं ताकि उसकी क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाए. ग्रुपिंग थिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. तो जिसमें जिन लेवल्स पे इसको किया जाता है उसको हम लोग टेक्सा या टेक्सोन बोलते हैं. प्लूरल में इट्स टेक्सा एंड सिंगुलर में इट्स टेक्सोन, यानी मल्टीपल कैटेगरीज. एक कैटेगरी, एक ग्रुप जो है क्लासिफिकेशन को सिंगुलर में हम टेक्सोन बोल देते हैं. यही शब्द से, इसी कैटेगरी शब्द से आगे आ जाता है टेक्सोनोमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर. तो आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, आपने उसके कैरेक्टर्स लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से लेके इंटरनल स्ट्रक्चर से लेके उसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डेवलपमेंट प्रोसेसेस क्या है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हो, जो भी चीज़ें हमें मिल सकती थी हमने ली. अब उस कैरेक्टर्स को यूज़ करके हम उसको क्लासीफाई करेंगे. अच्छा ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ये और इसमें प्लांट्स में डाल सकते हैं हम इसको, अगर हेटेरोट्रॉफ्स में है तो अलग से डाल सकते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, अगर सेल दो तरीके के सेल, पुराने वाले सेल हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, अगर यूकैरियोट्स हैं, नए वाले सेल हैं, बेसिकली लूज डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है. 4 बेसिक जो प्रोसेसेस है जिसको टेक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर.
जिसमें से सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, यानी कि सबसे पहले अगर अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो आपको उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट को देखा तो आपने देखा कि अच्छा इसकी इसके ऊपर लीव्स हैं, इसके ऊपर फ्लावर्स भी हैं, अगर इसकी रूट्स भी हैं, तो दीज आर कैरेक्टर्स। फिर आपने उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि पहले अच्छा और कौन सी कैटेगरी थी जिसमें रूट्स, लीव्स और ये सब चीज़ें पाई जाती थी, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं एंड साइड बाय साइड भी हो जाता है कि आपने एक बार कैरेक्टर्स पढ़ लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्लासीफाई कर सकते हो उसको कि हाँ ये इस कैटेगरी में आता है, देन आप उसको नाम भी दे सकते हो। उसके बाद है सिस्टमैटिक्स, फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा मीनिंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो जो हमने अभी इससे पहले हम क्लासिफिकेशन और ये सब पढ़ रहे थे, दिस इज द सेम थिंग कि हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वो क्लासिफिकेशन और ऑल दोज थिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे लिए ये इनको पढ़ना, इनको समझना ऑर्गेनिजम्स को आसान हो जाए। ठीक है, ये प्रॉपर एक ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं, और नॉमेनक्लेचर से लेके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को पहचानने से लेके ये सब चीज़ें होती हैं। ये शब्द जो है सिस्टमैटिक्स, ये आया है सिस्टमा नेचुरली एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन लेड द फाउंडेशन फॉर द modern systematics. So it's a branch of life sciences where scientists deal with these things. उसके बाद है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीशीज है जो सबसे बॉटम लेवल की, सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखे हो, जैसे होमोसेपियंस बेसिकली। अब सारे के सारे होमोसेपियंस जो हैं, नॉट सारे के सारे, बट दे कैन रिप्रोड्यूस male and female by the fusion of their gametes and produce a fertile offspring। तो ये स्पीशीज़ की कैटेगरी आ जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं। सो वन ह्यूमन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर ह्यूमन, बट सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो ह्यूमन एक ही स्पीशीज़ में देखी जाएगी। फिर उसके बाद ह्यूमंस अगर आप उससे मंकी से कंपेयर करोगे तो डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। वही आप किसी पेड़ से कंपेयर करोगे तो डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। तो स्पीशीज़ के लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। जीनस के लेवल पे वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को एक जीनस की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक फैमिली की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को ऑर्डर में, देन क्लास एंड देन फाइलम एंड देन किंगडम। अगर मैं इसको दोबारा से समझाऊँ तो जैसे दो अगर ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपस में एक जैसे हैं, सिमिलर, ये होगी स्पीशीज़ कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हम और इससे जीनस जो है इससे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे टिपिकल की पिंक कलर और ब्राउन कलर, थोड़ा थोड़ा रेड कलर आपस में मिलते हैं, ऑरेंज। तो ये इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम एक ही स्पीशीज़ में डाल देते हैं। अब इससे थोड़ी और डिफरेंट कैटेगरीज होगी तो इनको ये पूरी एक जीनस होगी, ये आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो एक वो हो गए। अगर उसके दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जिसकी करेक्टर्स इनसे कम मिलते हैं, एंड देन इसको पूरी को एक कैटेगरी में डाल देंगे जो फैमिली में आ जाएगा। तो उस तरीके से जिस तरीके मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर स्पीशीज़ में, उससे थोड़े अलग हो जाएंगे तो जीनस में, क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक ही फैमिली में हम डाल देते हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को एक ही ऑर्डर में हम लोग प्लेस कर देते हैं। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम में सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जाते हैं कि एक किंगडम में आपको बटरफ्लाई से लेके ह्यूमन भी, दोनों ही एनिमल्स हैं, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है। वही आप स्पीशीज़ के लेवल पे देखो तो दो ह्यूमंस, आप शक्लें डिफरेंट हो सकती हैं बट दे आर वेरी मच सिमिलर, और किंगडम में उतना ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, जैसे जैसे आप स्पीशीज से लेके किंगडम तक बढ़ते जाओगे, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो उतने ज़्यादा डिफरेंट होने लगते हैं। अब टिपिकली हम लोग 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं मोस्टली, इसमें दे आर मोस्टली बैक्टीरियाज और पुराने तरीके के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगर किसी ने अभी तक ना पढ़ा हो।
प्लास्टिक सेल्स, और ये आ जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हैं तो इसमें से भी ये यूनिसेलुलर हैं, और ये आ जाते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस तरीके से हमें 5 मेजर किंगडम्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। अगर किंगडम की बात करें तो जो 2 मेजर किंगडम्स हैं जिसके ऊपर 2 डिफरेंट चैप्टर्स आपको मिलते हैं, ये 2-3 जो हैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस, आपको एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलती है। प्लांट किंगडम इज़ अ डिफरेंट चैप्टर जिसमें आपको किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड एनिमल किंगडम इज़ अ डिफरेंट चैप्टर जिसमें किंगडम एनिमेलिया के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। अब इसको याद करने की हालांकि ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैसे भी पढ़ना पड़ता है दूसरे चैप्टर में, बट अब ऊपर ऊपर से देख सकते हैं कि जैसे एनिमेलिया में ये फाइलम्स आपको मिले, पॉरीफेरा, स्नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस। और सिमिलरली प्लांट में एल्गी हो जाते हैं, ब्रायोफाइट्स हो जाते हैं, टेरिडोफाइट्स हो जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जिसमें अनकवर्ड सीड्स आपको मिलने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म जिसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलने को मिलते हैं, जिसमें आगे 2 डिफरेंट मोनोकोट्स और डाइकोट्स आपको देखने को मिलते हैं, विच आर 2 क्लासेस, मेजर क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब डिफरेंट आपको सेपरेटली स्पीशीज़ और फाइलम्स और क्लासेस के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इस पर्टिकुलर पिक्चर में दी गई हैं। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स में उन्होंने मेंशन किया किंगडम प्लांट है, उसमें फाइलम एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म्स आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके में क्लास एक मोनोकोट्स हो जाती है, एक डाइकोट्स हो जाते हैं। क्लास डाइकोट्स में हमको ऑर्डर पॉलीमिनल्स मिल जाते हैं जो मेजरली फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। उसमें भी 2 तरीके की फैमिलीज है, मतलब और भी फैमिलीज हो सकती हैं, 2 तरीके की मेंशनड है फर्स्ट चैप्टर में, सोलनेसी और कॉन्वलेसी। तो उसमें सोलनेसी फैमिली में भी अलग अलग तरीके की जीनस आ जाते हैं, जैसे सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा। जीनस सोलेनम में हमें 3 तरीके की स्पीशीज़ की एग्जांपल हमें पढ़ने को मिलती है, दैट इज़ सोलेनम नाइग्रम, Nigerum. I'm not sure about the pronunciation, but and then Solenum melagnina and then Solenum tuberosum. These are the species जो प्लांट किंगडम में हमें बताई। देन किंगडम एनिमेलिया में हमें कॉर्डेट्स की एग्जांपल, और भी हमने फाइलम्स पढ़े जैसे पॉरीफेरा, नाइडेरियंस एंड ऑल दैट। उसमें जो कॉर्डेटा है उसकी क्लास मैमेलिया की एग्जांपल्स हैं। मैमेलिया में ऑर्डर क्लास मैमेलिया में ऑर्डर प्राइमेट्स भी हो सकते हैं, कार्निवोरा भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं, और भी जो हमें एग्जांपल्स नहीं दी गए। प्राइमेट्स मंकीज, गोरिल्ला आ जाते हैं इसमें। कार्निवोरा में 2 तरीके की फैमिलीज हमें मेजरली पढ़ने दिखी है, जिसमें फैमिली फैलिडिए और फैमिली कैनिडी। इसमें जीनस कैनिस आ जाती है, दैट इज डॉग्स, विच इंक्लूड्स डॉग्स। एंड देन इन फैलिडिए में हमें पैंथेरा एंड फेलिस मिलने को मिल जाती है, विच इज कैट्स। एंड पैंथेरा में पैंथेरा लियो विच इज लायन, पैंथेरा टिग्रिस विच इज टाइगर। उसके बाद हमें 4 कॉमन नेम और बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट इज मैन ह्यूमन बीइंग विच इज़ होमो सेपियन, जिसका साइंटिफिक नाम है, जिसमें होमो जो है वो जीनस है, सेपियंस इज़ द स्पीशीज़। फैमिली होमिनिडे से आता है, एंड ऑर्डर जो है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, एंड फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। उसके बाद हाउस फ्लाई आ जाता है, दैट इज़ मस्का इंडिका विच इज़ द बायोलॉजिकल नेम। एंड उसमें से डोमेस्टिका इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट एंड मस्का इज़ द जीनस। उसके बाद फैमिली मसीडी आ जाता है, देन वी हैव, आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ऑर्डर डिप्टेरा आ जाता है, क्लास इंसेक्टा, एंड फाइलम ऑर्थोपोडा विच इज़ एनिमल्स के अंदर आ जाता है। देन वी हैव मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जिसके एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा। मैंगीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपनीडेल्स ऑर्डर है, डाइकोट्स में आता है, डाइकोट्स।
एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स भी आते हैं। मोनोकोट्स में ऑर्डर पोएल्स में पोएसी फैमिली में हमें ट्रिटिकम जीनस में हमें ट्रिटिकम एस्टिवम मिलती है, जिसको हम वीट बोलते हैं। उसको याद करने के लिए होमोसेपियंस, होमो मस्का, मस्का मैग्निफेरा ट्रिटिकम इस जीनस ये नाम से ही पता चल जाता है। होमनिडे, मसीडे, एनाकार्डियेसी, पोएसी, दीज आर द फैमिली। ए लास्ट में आता है। देन वी हैव ऑर्डर्स, प्राइमेट्स ऑर्डर है, डिप्टेरा ऑर्डर है, सेफनीडेल्स ऑर्डर है, पोइल्स ऑर्डर है। तो इट्स ईदर ए लास्ट में और एल्स लास्ट में। क्लास में एमिलिया, इंसेक्टा, डाइकोट्स, मोनोकोट्स आर द क्लासेस। फिर फाइलम और डिवीजन, आई होप सो फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती हैं, और एनिमल्स में हमें कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोडा पढ़ने को मिलता है। डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में हमें ये पढ़ने को मिलता है। देन द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज़ कि हमें टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जानने को मिलता है। अब जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन की या जो सिस्टमेटिक्स प्रॉपर ब्रांच है लाइफ साइंसेस की, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और ये स्पीशीज सबके बारे में पढ़ने को मिलता है और या इसके ऊपर काम किया जाता है, उन सब के लिए उनको कहीं तो स्टोर करके रखा जाएगा, कहीं तो जब आप कॉमन इंसान को जब जानने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए टेक्सोनॉमिक एड्स हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ताकि करेक्ट इसकी ज़रूरत इसलिए ताकि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो पाए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो पाए। स्टडी ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी में हेल्प करती है टेक्सोनॉमिक एड्स। एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी, फॉरेस्ट्री में ऐड करेगी। जब आप स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी पर्टिकुलर फैमिली के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो इंडस्ट्री की वर्क में काम आ सकती है। जनरल नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको काम आ सकती है। अब जो टेक्सोनॉमिक एड्स हैं उसमें डिफरेंट एड्स होती हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलता है हर्बेरियम। हर्बेरियम आप बेसिकली हर्बेरियम शीट्स, जहाँ पे प्लांट्स को एक कलेक्ट किया जाता है और उसको ड्राइड और प्रेस करके एक शीट के साथ उसको बेसिकली पैक कर दिया जाता है और उसमें एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से उसको प्रॉपरली रखा जाता है, जिसमें उसकी डेट मेंशन होती है उस प्लांट की, जब वो कलेक्ट किया गया था, कहाँ से कलेक्ट किया गया था, उसका इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम्स उसमें लिखे जाते हैं, फैमिली लिखी जाती है और कलेक्टर्स नेम हो जाते हैं। ये बेसिकली क्यों रेफरल सिस्टम का काम कर सकते हैं कि अगर आपको पहचानना पड़ेगी ये प्लांट इस पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आप हर्बेरियम में जाके वो प्रॉपरली देख सकते हो कि हाँ, और मैच कर सकते हो कि हाँ ये है। हर्बेरियम शीट्स की फ़ोटोज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर बेसिकली हर्बेरियम शीट्स। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन गलत प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन आया और जो जहाँ से गलत हो सकता है, दैट इज़ कि क्या मेंशन नहीं किया जाता हर्बेरियम शीट्स में। तो एक तो फैमिली के ऊपर ऑर्डर वगैरह और ये जो हायर क्लासिफिकेशन, हायर टेक्सा है, हायर हायरार्की पे जो लेवल्स हैं, हायर टेक्सा, उनको मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ फैमिली तक ही होता है। उस पर्टिकुलर प्लांट की कितनी हाइट थी, क्या लाइफ स्पैन थी, इन सबको भी मेंशन नहीं किया जाता है। एंड इट वाज अ नीट PYQ ऑफ नीट, जो पॉसिबली गलत हो सकता है कि क्या मेंशन नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी बताओ। देन वी हैव बोटानिकल गार्डन्स, गार्डन्स विद लिविंग प्लांट्स कलेक्शंस फॉर रेफरेंस, ताकि आप जाके देख सको लिविंग प्लांट्स को। दे आर नॉट ड्राइड स्पेसिमेंट्स बट एक्चुअल प्लांट्स। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लांट स्पीशीज। ईच प्लांट हैज़ बोटानिकल नेम प्लस फैमिली। बोटानिकल गार्डन्स जो फेमस हैं, एक तो इंग्लैंड का क्यू है, देन वी हैव इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में। I'm not sure about this pronunciation. ओके, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, दैट हैज़ अ बोटानिकल गार्डन। और कुछ इस तरीके से उसके ऊपर एक प्लांट के ऊपर उसकी स्पीशीज़ एंड फैमिली एंड मेंशन प्रॉपरली की जाती है ताकि आप पढ़ सकें। देन वी हैव म्यूजियम्स, म्यूजियम स्कूल कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको मिल सकते हैं। प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक जैसे अगर कोई फिश, नॉट कोई पर्टिकुलर एनिमल है जो हैज़ स्मॉल साइज में, तो उसको
प्रॉपर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में एक जार्स में रखा जाता है। आई थिंक आपको स्कूल के लैब्स में देखने को मिल सकता है। ड्राई स्पेसिमेंट्स हो सकते हैं इन सर्टेन केसेस में। इंसेक्ट को पिन किया जाता है बॉक्सेस में। बर्ड्स और मैमल्स को स्टफ़ किया जाता है। स्केलेटन कलेक्शन आर ऑल्सो केप्ट, जिसमें स्केलेटन कलेक्शन का हमारे पास एक फ़ोटो है, और बाकी म्यूज़ियम की फ़ोटो भी आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ज़ूस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ज़िंदा एनिमल्स को आप को जान सकते हो, वाइल्ड एनिमल्स को, उनको स्टडी कर सकते हो। उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। एज़ क्लोज टू नेचुरल हैबिटेट एज़ पॉसिबल, जितना हो सकता है उनको नेचुरल में रखा जाता है, हैबिटेट में रखा जाता है। Then we have taxonomic key. Taxonomic key is basically a tool that we use. ये डिजिटल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, विच इज़ कि आपको दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट देखा, आपने देखा कि उसके ऊपर ग्रीन लीव्स हैं या फिर उसके ऊपर येलो लीव्स हैं। तो अगर ग्रीन लीव्स हैं तो गो टू द पॉइंट नंबर 8, और अगर येलो लीव्स हैं तो 7 पॉइंट पे जाओ। वहाँ पे अगर आप इसमें 8 पॉइंट नंबर 8 पे गए तो उस पे आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलेगी। अच्छा, ग्रीन लीव्स हैं तो क्या उस पे येलो फ्लावर्स हैं या पिंक फ्लावर्स हैं? पिंक फ्लावर्स हैं तो आप 12 पे जाओ, और अगर येलो फ्लावर्स हैं तो आप कोई और पॉइंट पे जाओ। एंड आप कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को जान के आप पता लगा सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ पहुँच सकते हो। A tool used for identification of plants and animal, passed on similarities and dissimilarities based on contrasting traits, की दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है। ईच पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब बेसिकली एक लीफ, अच्छा लीफ उसका इस शेप में है या फिर दूसरी शेप में। अगर वो इस शेप में है तो दूसरे पॉइंट पे जाओ, अगर इस शेप में है तो तीसरे पॉइंट पे जाओ, एंड देन फाइनल आप एक स्पीशीज तक पहुंच सकते हो। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को कपलेट बोला जाता है। तो जैसे 2A 2B, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेमिंग सिस्टम, बट इट्स समथिंग सिमिलर टू इट। तो जो दो स्टेटमेंट हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट को आपको चूज करना होता है, इन दोनों को साथ में कपलेट बोला जाता है। यू चूज वन ऑप्शन, रिजेक्ट द अदर। जो आप चूज करते हो तो वो आपको अनदर कपलेट पे लेके जाएगा। उन कपलेट में से आपको एक चूज करना है, फिर वो अनदर कपलेट पे लेके जाएगा। हर एक स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है। वी हैव जनरली एनालिटिकल इन नेचर। आपको एनालाइज करना पड़ता है उसके कैरेक्टर्स को, देन फिर आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ सकते हो। देन वी हैव फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया, प्रोवाइड्स इन द टू प्लांट स्पीशीज। बेसिकली एक एरिया में किस तरीके की प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है और प्लांट स्पीशीज़ के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप फ्लोरा की हेल्प ले सकते हो। दे बेसिकली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म टू स्टडी प्लांट स्पीशीज़ एंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम्स ऑफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसको भी आप एक स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एक सेकेंड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में आपको कौन सी स्पीशीज मिल सकती है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। देन वी हैव मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, कोई भी टेक्सॉन के बारे में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर मोनोग्राफ मिल सकता है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में आपको मिल सकता है, या तो जीनस या फिर फैमिली के बारे में। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो ऑर्डर को कंटेन करते हैं या नहीं। क्योंकि बुक पे हैवंट मेंशन्ड कि टेक्सॉन हमेशा जीनस या फैमिली ही होगी, बट इट्स मोर और लेस जीनस और फैमिली। एक पर्टिकुलर उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑर्डर एंड हायर टेक्सॉन्स। एंड उसी तरीके से ये तीनों तरीके अलॉन्ग विद बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, की एंड म्यूज़ियम एंड हर्बेरियम शीट्स, इनके बारे में हम इन टेक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प से हम डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को
समझ सकते हैं अपनी-अपनी यूज़ेस के हिसाब से। सो थैंक यू।